Good morning, everyone. Welcome to our weekly show, Research with Mini, the week ahead. Before moving forward with our segment, let's decode the economic survey and budget expectation from our expert, Ms. Momita. 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। सीतारमन जी अपने 9th कंसेक्यूटिव बजट पेश करेंगी, पर उससे पहले उनने पेश करा इंडिया का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टैरिफ वॉर, इंडिया रहा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी FY27 माना जा रहा है कि 6.8 से लेके 7.2% तक होगा, स्टिल मेकिंग इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन वाज एवरेज एट अराउंड 1.7% फॉर अप्रैल 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक, मेकिंग इट मल्टी ईयर लो। उसके बाद आता है सेक्टर्स की बात करते हैं। सेक्टर्स में एग्रीकल्चर वाज द स्टेबलाइजिंग सेक्टर विद 3.1% ऑफ ग्रोथ, बट स्टार था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विद PLI स्कीम के हेल्प से उन्होंने 12.7 लाख जॉब्स क्रिएट करे। अगर कंप्यूटर्स और AI में ग्रोथ देखें तो वहां पे ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ था 34% की। अब नेक्स्ट बात करते हैं AI इंडस्ट्री की। गवर्नमेंट चाहती है कि AI इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी के लिए यूज हो, इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी को, लेकिन जॉब्स ना जाए। उसके बाद हम बात करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इसमें गवर्नमेंट ने लाइव एंटरटेनमेंट और इंडस्ट्री को माना है एक ग्रीन सिग्नल फॉर द जीडीपी, जो जीडीपी को भी ग्रोथ दे रहा है। आपने तो देखा ही होगा दिलजीत का और कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट का क्रेज। ये था एक छोटी सी समरी ऑन इकोनॉमिक सर्वे, पर एक इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि ग्लोबल अनसर्टिनिटी था, टैरिफ वॉर थे, बट फिर भी इंडिया वाज अ फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स विद फॉरेक्स रिजर्व एट 700 मिलियन, जहाँ पे इंडिया कैन suffice for 11 months of imports. Now, let's move forward with our segment. Here, we'll take you through the global indices, happening of the domestic market, और किन कारणों ने डोमेस्टिक मार्केट को डायरेक्शन दी। आइए जानते हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर विवेक जी से इन आवर सेगमेंट वीकली रिकैप। ओवर टू यू विवेक जी। हाय अश्विन, सबसे पहले यूएस मार्केट को देखते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा। फेड फंड्स रेट जो 3.5 से 3.75 की रेंज में ही है, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन आया है। हालांकि दो पॉलिसी मेकर्स रेट कट के फेवर में थे। फेड चेयरमैन जेरमी पावेल ने कहा यूएस इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और रेट सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टिव नहीं लग रहे हैं। इसका मार्केट में मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। SP 500 इंडेक्स ब्रीफली 7,000 के ऊपर गया, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक्स ने बेटर परफॉर्मेंस दिया, जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में प्रेशर देखने को मिला। कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड एनर्जी सेक्टर टॉप गेनर्स रहे, जबकि हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स में 0.41% का फॉल देखने को मिला, वहीं नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहे 0.18% की गिरावट के साथ। अब यूरोपियन मार्केट को देखते हैं तो यूरोपियन मार्केट ने मिक्स परफॉर्मेंस दिखाया। पैन यूरोपियन इंडेक्स स्टॉक 600 में 0.44% का राइज देखने को मिला, जहां अर्निंग ऑप्टिमिज्म ने ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को आउटवे किया। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 1.45% नेगेटिव क्लोज हुआ और यूके का FTSE 0.79% स्ट्रॉन्ग रहा। अब एशियन मार्केट की बात करते हैं तो जापान और चाइना से मिक्स्ड क्यूज मिले। जापान मार्केट इस वीक रहे। निक्केई में लगभग 1% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला, जिसका मेन रीजन टेक स्टॉक्स पर प्रेशर रहा, जहां AI स्पेंडिंग, सस्टेनेबिलिटी पर डाउट्स और स्ट्रॉन्ग येन ने एक्सपोर्टर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी फोकस में रहे। 8 फरवरी को लोअर हाउस इलेक्शन होने वाले हैं। चाइना की अगर बात करें तो मेनलैंड इंडेक्सेस ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग 2% का राइज देखने को मिला। लेकिन 2026 के लिए चाइनीज प्रोविंसेस ने अपनी GDP ग्रोथ के टारगेट्स को लोअर किया, जो ग्रोथ मूवमेंट को लेकर कंसर्न दिखाता है। अब इंडियन मार्केट पर नजर डालते हैं तो पिछले 3 हफ्तों में मार्केट में 5.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस हफ्ते बजट एक्सपेक्टेशंस के चलते मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन वीक के एंड में मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोज दिया। सबसे पहले BSE के इंडेक्स सेंसेक्स की बात करते हैं। इस वीक का सेशन काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स ने 0.9% के गेन के साथ 82,270 के आसपास क्लोजिंग दी। ये दिखाता है लोअर लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहा। अब BSE के बैंकिंग इंडेक्स बैंकेक्स को देखते हैं तो बैंकेक्स में इस वीक काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। 1.8% की तेजी के साथ क्लोज हुआ, जो क्लियरली बताता है
हैवीवेट्स बैंक्स में फ्रेश एक्यूमुलेशन हो रही है, स्पेशली बजट से पहले। अब कैश फ्लोज पर नजर डालें तो पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड रही। एफआईज ने इस मंथ 41,400 करोड़ की नेट सेलिंग की कैश सेगमेंट में, जबकि डीआईज ने अग्रेसिवली 69,200 करोड़ के आसपास लगभग बाइंग की। वैसे एफआईज इस वीक नेट सेलर ही रहे, बट लेकिन बजट से पहले फ्राइडे को उन्होंने 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वीक के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा वो निफ्टी इंडिया डिफेंस रहा, जिसमें 8.8% का गेन देखने को मिला। डिफेंस स्टॉक्स का मूवमेंट काफ़ी पावरफुल रहा, जिसमें सबसे टॉप पर डाटा पैटर्न्स 22% के साथ और एमटीआर टेक्नोलॉजी 22% के साथ रहे, और सेकंड पर जीआरईसी ने 20% का गेन दिखाया। सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी एनर्जी रहा, जिसमें 6.16% का गेन देखने को मिला। एनर्जी स्पेस में जी विनोरवा में सबसे ज़्यादा 22% की रैली देखने को मिली, जबकि एबीबी ने भी लगभग 19% की स्ट्रॉन्ग मूव दी। थैंक यू विवेक जी फॉर सच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे टेक्निकल लेवल्स ऑफ इंडेक्स along with key stocks, जिससे इन्वेस्टर्स अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें। सो लेट्स वेलकम नरेश सर टू डिस्कस द वीक अहेड थ्रू हिज टेक्निकल लेंसेज। हाय असलीन, इस वीक पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट आगे भी अभी अनसर्टेनिटी दिख ही रही है। जिस तरह से हमने पिछले कुछ वीक में देखा है, काफ़ी है ना आउटकम्स आते हैं, जैसे यूएस ईरान टेंशन है या यूरोपियन यूएस टेंशन है, तो ये अभी भी कंटिन्यू है और मुझे लग रहा है अभी भी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ तो अभी कुछ खास नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो ज़्यादातर इंडाइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। कुछ ही परसेंट डिक्लाइन देखी जा रही है, कुछ ही पॉइंट्स, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो स्लाइटली पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में नेक्स्ट वीक काफ़ी इवेंट हैं, जैसे संडे को जो बजट आना है वो भी अपने आप में एक अच्छा मूवमेंट ला सकता है मार्केट में, और एक जहाँ तक लग रहा है पॉजिटिव ही रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर है ना पॉजिटिव लाने की कोशिश करती है और मार्केट को सपोर्ट का बजट रहता है ज़्यादातर। तो मुझे लग रहा है वो भी एक फैक्टर रह सकता है नेक्स्ट वीक में। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी आनी है, वो भी एक फैक्टर है। और जैसे अभी फेड का अनाउंसमेंट आया, उन्होंने नो चेंज का स्टांस रखा है, तो नेक्स्ट वीक होप कर सकते हैं ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। शायद नो चेंज रहेगा, न्यूट्रल पॉलिसी देखने को मिल सकती है। अभी तक एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं मिल रही है। तो ये दो इवेंट हैं जो इस नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर बात करें रुपीस की, तो रुपीस कंटिन्यू डिक्लाइन होता जा रहा है, 91 से ऊपर चला गया है डॉलर। तो ये ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है रुपीस। और अभी जिस तरह से एफआईआई का फ्लो नेगेटिव चल रहा है, तो अभी ये कंटिन्यू लग रहा है जब तक टैरिफ का जो सॉल्यूशन है यूएस इंडिया का वो अभी निकल कर नहीं आया है। अब बात करते हैं मार्केट सिचुएशन। मार्केट अभी कहाँ पर है? मार्केट जिस तरह से 25,320 के आसपास क्लोज दिया है, और जहाँ हमने इस वीक में जो लो थे वहाँ से हमने रिकवरी देखी है, और प्रीवियस वीक में भी इन्हीं लो के आसपास था। तो लगभग एक डबल बॉटम क्रिएशन हुआ, जो कि एक बुलिश पैटर्न था, तो उसका हमने इम्पैक्ट देखा ही। इस वीक में मार्केट 1% गेन से के ऊपर जाके सेटल हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अच्छा मूवमेंट रहा और आउट परफॉर्म करता दिखा। करीब 2% का गेन देखने को मिला, 1.95% गेन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर देखें तो मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो अपने आप में एक सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक की। नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है? अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो जो पीसीआर है, वो वीकली पीसीआर की बात करें तो 0.75 के आसपास है, और जो मंथली पीसीआर है वो 1.1 के आसपास है। ठीक है। सो मार्केट अभी ये लग रहा है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा दबाव आ रहा है तो लोअर साइड से रिकवरी दिखेगी। जिस तरह से वीकली पीसीआर 0.75 के आसपास है, लगभग एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास एंटर हो चुका है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर कोई दबाव दिखा गया तो। अब बात करते हैं आरएसआई की। टेक्निकली देखें तो आरएसआई, जहां लास्ट वीक हमने एक पैनिक सेलिंग देखी थी, तो इस वीक में आरएसआई जो पैनिक सेलिंग थी वो ओवरसोल्ड एंटर हो चुका था। लेकिन इस वीक में
हमने रिकवरी देखी थी कि आरएसआई जहाँ 30 के आसपास थी और अभी आरएसआई 40 के आसपास है, तो हम देख रहे हैं कि लोअर साइड से आरएसआई भी रिकवर हो रही है, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रेंथनिंग दे रही है प्राइस को। अगर विक्स की बात करें तो विक्स देखिए इस साल में ही अगर देखें, इस साल की बात करें तो इस साल की शुरुआत से ही हमने विक्स को 50-60% अपसाइड देखने को मिला, यानी कि एक बहुत मतलब वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिला विक्स में, और जिसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में भी देखा, मार्केट में दबाव देखा गया। पर विक्स इस वीक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट में देखी गई। अगर हम पूरे मंथ की बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट विक्स में देखी गई, जबकि मेजर इवेंट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो इससे साफ इम्पैक्ट है कि प्राइस जो है वो एक दायरे में रह सकता है। अगर कोई वाइल्ड मूवमेंट होता तो विक्स आपको अर्ली इंडिकेशन दे देता। विक्स अगर राइज़ होकर जाता तो हमें ये क्लू मिलता कि मार्केट में कहीं न कहीं वाइल्ड मूवमेंट आ सकता है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक एक रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है, जो कि विक्स हमको इंडिकेट कर रहा है। अब अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो प्राइजेज़ अभी 21 एंड 50 डेली मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, पर अगर आप देखेंगे चार्ट में, डेली चार्ट में, तो 200 डीएमआ से बार-बार सपोर्ट लेके मार्केट में बाउंस आ रहे हैं। तो 200 डीएमआ एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, हायर साइड में 21 डीएमआ एंड 50 डीएमआ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो प्राइस अभी इसी बीच में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी इन मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, तो अगर कोई भी पॉजिटिव मार्केट में होता है क्यूज, तो उसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं सपोर्ट्स जहाँ से निफ्टी एक बाउंस ले सकता है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 25,150 का लेवल है, जो कि 200 डीएमए के आसपास है। प्राइस यहाँ से बाउंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखता है वो 24,900, जो कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इस वीक की, और लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इससे नीचे प्राइस सेटलमेंट देता है तो फिर फर्दर डिक्लाइन हो सकती है, नहीं तो ये लेवल ऐसे हैं कि यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हायर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ से ले सकता है। तो रेजिस्टेंस 25,695 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि 21 डीएमआई, और उसके बाद 25,875, जो कि 50 डेली मूविंग एवरेजेस हैं। तो ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जहाँ मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो अपने आप में एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस में ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमें फिर भी ध्यान रखने हैं। तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 59,150 और उसके बाद 57,950, ये दो मेजर सपोर्ट हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और हायर साइड में जो मुझे प्राइस हर्डल दिख रहे हैं वो 60,150 एंड उसके बाद 60,450, जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेड है। लास्ट हमने देखा था 60,135 के हाई लगे थे, तो ये हर्डल रह सकता है, और अगर उसको पास कर जाता है तो 60,850 नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ओवरऑल व्यू बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। अब बात करते हैं मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स की। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि संडे को ही हमारे को देखने को मिलेगा बजट का अनाउंसमेंट है। तो ये अपने आप में एक मेजर इवेंट है। साथ ही साथ आरबीआई की पॉलिसी है नेक्स्ट वीक, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े हैं, और जो सर्विस पीएमआई के आंकड़े हैं, ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम और यूएस नॉन फार्म पेरोल, जो कि एंड ऑफ द वीक आएगा, वो काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। हाल ही में हमने बुलियंस में एक वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिला है, तो इसका इम्पैक्ट आपको बुलियंस में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बाकी अदर जो स्टॉक मार्केट हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ सेक्टर्स जो नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो अभी रिसेंटली जो सिनेरियो है उसमें कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले डिफेंस के स्टॉक को कंसिडर करना चाहूँगा, जहां हमने लास्ट वीक 8% से भी ज़्यादा के गेन देखने को मिला। जैसे यूरोपियन नेशंस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, और उससे हमारे को जो ग्लोबल डोर है उसमें स्टेप इन करने का एक मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस का एक अच्छा है ना मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो बजट है, बजट में भी मुझे लगता है डिफेंस को कुछ इंसेंटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस सेक्टर को अगर अच्छा
लेकर आना है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव अपना जो इंसेंटिव है वो देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए डिफेंस के स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट सेक्टर है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि जैसे कि बजट जब भी आता है तो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, उसके थ्रू अपना जो भी बेनिफिट्स हैं उनको है ना लेकर आती है गवर्नमेंट। तो मुझे लग रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो आउट परफॉर्मर रहा है पीएसयू बैंक, वो एक नेक्स्ट वीक के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमने देखा है रिसेंटली अच्छी मूव देखने को मिला है, और अभी भी अगर डोमेस्टिक मार्केट देखें, निफ्टी अंडर परफॉर्मर रहा है, बाकी सारे इंडाइसेस अंडर परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म अभी भी कर रहा है। और नेक्स्ट सेक्टर जो अभी हाल ही में एक रिकवरी देखी गई है जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है, ऑयल एंड गैस। जैसे कि हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अभी गेन होना देखा है कि अच्छे लेवल्स पर आ गए हैं, तो उससे इस सेक्टर में बेनिफिट हो सकता है, तो उसके कारण से इन स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटीज की तरफ। इससे पहले हम डिकोड करेंगे हिस्ट्री के बिगेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश के बारे में। Bullion market में crash, my God, such a bloodbath in the commodities market. Gold और silver जितनी ही तेजी से ऊपर गए उससे ही ज्यादा तेजी से नीचे आए। अगर देखा जाए, गोल्ड जो कि 1,82,000 का हाई लगाया था, वो कल एक ही दिन में 11.66% की गिरावट देखने को मिली। और सिल्वर की तो क्या ही बात करें, जितनी ही जल्दी 4 लाख गया था उससे ही ज्यादा जल्दी 3 लाख के नीचे आ गया, टचिंग द लो ऑफ 2,91,922। 30th जनवरी इंडिया को हमेशा याद रहता है। पहला कारण, हमने अपने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को खोया था, असैसिनेशन के थ्रू हमने उनको खोया था। दूसरा कारण, ये ब्लड बाथ इन गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली उन इन्वेस्टर्सों के लिए जिन्होंने फोमो के चलते इस रैली में अल्ट्रा हाई में गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट किया था। पर इसका कारण क्या है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? कोई वॉर तो रिजॉल्व नहीं हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर ने ऊंचाइयों से लिटरली फेल ऑफ द क्लिफ? अगर हम बात करें तो पहला कारण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, वो है केविन वॉर्स। केविन वॉर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ फेड चेयरमैन नॉमिनेट किया है। केविन वॉर्स एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा इंटरेस्ट रेट हाई रखना पसंद करते हैं और इकोनॉमी को सॉलिड रखना पसंद करते हैं। इसी कारण से डॉलर इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 1.02% का एक ही दिन में उछाल देखने को मिला। पर इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, ये तो जरूर कारण है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में क्रैश देखने को मिला, पर केविन वॉर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। देयर इज समथिंग सर्टेनली कुकिंग इन हियर। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है, पर केविन वॉर्स क्या अपनी पर्सनालिटी के साथ ही काम करेंगे या अपनी पर्सनालिटी से उल्टा काम करेंगे? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के शैडो बन के रह जाएंगे? क्योंकि फेड माइट लूज इज ऑटोनोमस पावर। क्योंकि अगर केविन वॉर्स ने फेड के शैडो की तरह काम किया, हमें इंटरेस्ट रेट में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इफ केविन वॉर्स स्टेड फर्म as per his rules and regulation, then we might see gold and silver further falling down. तो अब तो टाइम ही बताएगा। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट ट्रेंड इन कमोडिटीज में, जिसमें हम जानेंगे कि कमोडिटीज में किन कारणों की वजह से हलचल देखने को मिली और किन कारणों की वजह से कमोडिटीज में हाई देखने को मिले और करेक्शन देखने को मिले, हमारे एक्सपर्ट मिस्टर देव के थ्रू। हेलो व्यूअर्स। तो इस हफ्ते बुलियंस ने काफ़ी लोगों के दिल तोड़े हैं। एक भारी गिरावट, एक सिंगल डे ड्रॉप इतना मैसिव किसी ने नहीं देखा था। हिस्टोरिकली पहली बार देखा गया। वैसे ओवरऑल देखें तो इस हफ्ते नए हाई भी बने हैं। अगर गोल्ड में देखें तो 1,82,000 से ऊपर के हाई बने हैं और सिल्वर में देखें तो 4,20,000 से ऊपर के हाई देखने को मिले हैं। बट अगर वीकली देखें तो अभी भी लॉस में काफ़ी क्लोज किया है। गोल्ड देखें तो अराउंड 21% से ऊपर, करीब करीब 42,000 पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड सिल्वर ही देखें तो वो 30% से ऊपर के लॉस के साथ बंद हुआ है। करीब करीब 1,30,000 पॉइंट की गिरावट, बहुत ही ज़्यादा। बट ओवरऑल देखें, अगर मंथली देखें, क्योंकि मंथली क्लोज हो चुका है, तो अभी भी गेन्स बाकी हैं। ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आई है मंथली। अब जो मेजर ड्राइवर रहा इस हफ्ते बुलियंस के प्राइसेस को मूव कराने के लिए, वो रहा ट्रंप के द्वारा केविन वॉर्श का नॉमिनेट होना फॉर फेड चेयरमैन। अब उसके लिए बोला जा रहा है कि ही इज़ अ हॉक इन डोव्स क्लोथिंग। तो हो सकता है कि मई में जो टेन्योर चेंज होना है फेड चेयरमैन का,
जेरोम पावेल से केविन वॉश की तरफ आएगा, तो हो सकता है इसमें कोई मॉनेटरी चेंजेस देखने को मिले। बट एज वी नो कि ट्रम्प के द्वारा ये सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ट्रम्प के कहने पे ही सारी चीज़ें हों। तो वी आर नॉट श्योर कि मॉनेटरी चेंजेस क्या हो सकते हैं आगे, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए आगे। अच्छा, अगर इस हफ्ते डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हमें लो दिखा 95.55 का, वहाँ से रिकवरी लेके 96.8 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो ये भी कारण रहा एक थोड़ा डॉलर में स्ट्रेंथनिंग का, और बुलियंस में थोड़ी दबाव देखने को मिली। एंड अगर साथ ही इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करें तो एडीपी के नंबर्स आए, एम्प्लॉयमेंट चेंज के, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आए, फिर आए हमारे पास इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के, और जैसा कि विवेक ने बताया फेड के इंटरेस्ट रेट्स भी आए जो अनचेंज रहे। तो ये सारे डेटा अगर देखे जाए तो जो है मिक्स्ड सिग्नल्स रहे बुलियंस के लिए। देखिए, इतने एक्सप्लोसिव रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन एंड प्रॉफिट बुकिंग आना अनिवार्य है। तो ये एक हम हेल्दी करेक्शन के हिसाब से ही लेंगे। ऑल्दो थोड़ा बहुत डाउट अभी भी है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो कब क्या गेम खेल दे किसी को पता नहीं। अब अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एलिवेट होते हैं तो हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी फिर देखने को मिल सकती है बुलियंस के प्राइसेस में। हम लगातार ही इंटिमेट करे जा रहे हैं हमारे ग्रुप्स में भी एंड टीवीज़ में भी कि ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, शॉर्ट टर्म करेक्शन बिल्कुल देखा जा सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट है। कोई भी करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए हम ले सकते हैं। बाकी अब ग्लोबल इवेंट्स के चलते कोई और चीज़ें डेवलप होती हैं तो लेट्स सी। अब अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करी जाए एंड ट्रेंड की बात करी जाए तो इस हफ्ते थोड़ा बहुत साइडवेज लग रहा है ट्रेंड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अगर लेवल्स देखे जाएँ तो 1,60,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाते हैं प्राइसेस तो 1,68,000 एंड उससे ऊपर जा सकते हैं प्राइसेस। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा बहुत नेगेटिव की तरफ लग रहा है, या साइडवेज बोल लो आप। और सपोर्ट अगर देखा जाए, नीचे गिरावट होती है तो 1,46,500 का एक लेवल है, एंड अगर उसको भी ब्रीच करता है नीचे की तरफ तो फिर 1,40,000 आएगा। ये मैं अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड लेट्स मूव ऑन टू टेक्निकल लेवल्स ऑफ सिल्वर, उसका भी साइडवेज ट्रेंड रहेगा एज गोल्ड। अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 3,22,000 एक रहेगा रेजिस्टेंस, उससे भी ऊपर ब्रीच करते हैं प्राइसेस तो 3,50,000 तक प्राइसेस जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट आते हैं, करेक्शन और होता है तो सपोर्ट बनेगा 2,78,000, और अगर उसको भी ब्रीच करते हैं प्राइसेस तो 2,22,000 तक हमें प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। कमिंग टू द एनर्जीज, क्रूड ऑयल हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है इस हफ्ते, एंड अपने 6 महीने के हाई के आसपास चल रहे हैं प्राइसेस। जैन फर्स्ट वीक से देखें तो अराउंड 15% से ऊपर की रैली आ चुकी है, और सिर्फ वीकली गेन्स की देखें तो 5% का गेन हमें देखने को मिला है इस हफ्ते। अब जो इसका मेजर रीज़न रहा है वो यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर रहा है। अगर ट्रम्प का स्टेटमेंट देखें तो उसके हिसाब से जो मिलिट्री है एंड ट्रूप्स हैं वो पोजीशनड हैं टुवर्ड्स ईरान, और वहीं पर ईरान भी तैयार है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को लेने के लिए। बट अगर देखें तो दोनों की ही कोशिश रहेगी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अवॉइड हो सके, बट कोई भरोसा नहीं है इनका। इसी वजह से ऑयल प्राइसेस इतने एलिवेटेड चल रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें कि इन्वेंट्री डेटा जो आया इस हफ्ते का, वो भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा विड्रॉल्स शो किया, अराउंड 2.29 मिलियन बैरल्स के आसपास विड्रॉल्स रहे हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिल रहा है लगातार ऑयल में। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे, तो नेक्स्ट वीक इसका ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही लग रहा है, बुलिश ही लग रहा है। अगर रेजिस्टेंस देखें तो 6200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, अगर इसको ब्रीच करते हैं प्राइसेस तो 6550 के आसपास जा सकते हैं प्राइसेस। और नीचे की तरफ अगर थोड़े बहुत फॉल आते हैं तो अराउंड 5800 का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, अगर इसको भी ब्रीच करते हैं तो फिर 5550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। नीचे से हम बाइंग करके चल सकते हैं ओवरऑल। थैंक यू। That's all for our segment today, Research with Amini, the week ahead. थैंक यू टू ऑल आर एक्सपर्ट जिन्होंने हमें जानकारी दी और हमारे निवेश को आसान बनाने की पूरी कोशिश करी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.